नमस्कार नमस्कार व्यूवर्स, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम करने जा रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो वस्तुनिष्ठ होंगे। ये 30 प्रश्नों की सीरीज है। इससे पहले भी हम 4 भाग कर चुके हैं, ये 5वां भाग है। प्रत्येक सीरीज में आपको 30-30 प्रश्न मिलेंगे और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। काफ़ी प्रश्न उत्तर हैं आदिकाल से संबंधित, आप उनको देखते रहिएगा। और जो आप पीछे के वीडियो कर चुके हैं उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अतः आपसे मैं निवेदन करती हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, आप नए हैं चैनल पर, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊं जो आपका ज्ञानवर्धन करें। एक बार फिर से निवेदन कर रही हूं, कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब चंदनबाला रास किस विद्या की रचना है? चंदनबाला रास, देखिए ये चंदनबाला रास आशुग कवि द्वारा रचित है। आशुग जी ने इसे 1200 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1200 में, 1200 ईस्वी में लिखा था। किसकी कवि है, रचना है ये? आशुग की। जो बातें बताई जाए उनको आप नोट कर लीजिए। और जो चंदनबाला रास है ये लघु खंड काव्य है। क्या है? लघु खंड काव्य। इसका सही उत्तर होगा है लघु खंड काव्य है। अगला है शिलांकित राउल बेल किस विद्या की रचना है? शिलांकित राउल बेल ये किस विद्या की रचना है? और इसका सही उत्तर होगा चंपू काव्य। शिलांकित राउल जो बेल है, शिलांकित यानी कि शिला पे अंकित है, ये पत्थरों पे अंकित है और एक चंपू काव्य है। इसके रचयिता रोड़ा हैं। कौन है? रोड़ा है। रोड़ा कवि इसके रचयिता है। अगला है चंदनबाला रास कितने खंडों की कृति है? चंदनबाला रास कितने खंडों की कृति है? इसके बताया आशुक कवि है, इसके 1200 ईस्वी में लिखी थी। और जो चंदनबाला रास है इसमें 35 खंड है। कितने खंड है? 35 खंड है। और इसमें करुण रस की प्रधानता है। क्या है इसमें? करुण रस की प्रधानता। किसमें? चंदनबाला रास में। आगे देखिए, राउल बेल नामक आदिकालीन ग्रंथ के लेखक कौन है? ये मैं बता चुकी हूँ। कौन है इसके लेखक? राउल बेल के रोड़ा। कौन है? रोड़ा। और जो रोड़ा रचना है, जो शिलांकित है, ये नक्शिक वर्णन परंपरा का इससे नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ माना जाता है। किससे माना जाता है नक्शिक वर्णन परंपरा का वर्णन? राउल बेल से। जो किसकी रचना है? रोड़ा की है और शिलांकित है। ठीक है। आगे देखिए, नेमिनाथ रास कितने छंदों की रचना है? नेमिनाथ रास ये कितने छंदों की रचना है? नेमिनाथ नास में कितने छंद हैं? 58 छंद है इसमें। नेमिनाथ रास, इसके जो लेखक है वो सुमति गणी है और उन्होंने इसकी रचना 1213 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1213 ईस्वी में की थी। इसमें नेमिनाथ का चरित्र चित्रण है। ये जो बातें बताई जा रही है नेमिनाथ रास के बारे में, इनको आप लिख लीजिए, आगे आपके काम आएंगी। जो नेमिनाथ रास है इसमें नेमिनाथ का चरित्र चित्रण है। और जो नेमिनाथ है ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, प्रवर्तक थे, जो ऋषि महान विभूतियां हुई है जैन धर्म की, उनमें से अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ, ये दोनों एक ही। अरिष्ट नेमि, इन्हीं को नेमिनाथ कहा गया है। ये 22वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। और इन्हीं का चरित्र चित्रण है नेमिनाथ रास में, जिसकी रचना सुमति गणी ने की थी 1213 ईस्वी में। आगे है जैनाचार्य मेरुतुंग की कृति प्रबंध चिंतामणि का रचना काल क्या है? जैनाचार्य मेरुतुंग की जो कृति है उसका रचना काल क्या है?
सही उत्तर होगा 1304। मेरुतंग ने लिखा था प्रबंध चिंतामणि, इसका रचना काल 1304 ईस्वी है और इसमें पुराने राजाओं के आख्यान संकलित हैं। आगे है, जैन कवि सोमप्रभ की गद्य पदमय कृति कुमारपाल प्रतिबोध का रचना काल क्या है? सोमप्रभ ने जो एक रचना लिखी थी उसका नाम था कुमारपाल प्रतिबोध, और ये कब लिखी थी? इसका सही उत्तर है 1184 ईस्वी में लिखा था सोमप्रभ ने कुमारपाल प्रतिबोध को। ये प्राकृत भाषा में, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, ठीक है। और सोमप्रभ, जो सोमप्रभ सूरी हैं, ये इनका पूरा नाम क्या है? सोमप्रभ सूरी। रचना क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। समय क्या है? 1184, और ये प्राकृत भाषा में रचित है। आगे है, आदिकालीन कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य कृति कौन सी है? आदिकालीन कवि ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था वर्ण रत्नाकर। किसने लिखा था? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? मैथिली भाषा है। ये आदिकालीन कवि हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा में है। देखिए, जो रावल बेला ये बता चुके, रोड़ा कवि की है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। संदेश राखसा की है अब्दुल रहमान की रचना है। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास, रचना किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। 1184 में इन्होंने इसे लिखा था और इसमें 205 छंद हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद है? 205 छंद हैं। आगे है, सुमते गणी ने नेमिनाथ रास की रचना कब की थी? नेमिनाथ रास की रचना कब की थी? सही उत्तर होगा 1213। ये 1213, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगला है, अवधूत मत के नाम से विख्यात कौन है? जैन संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, मुस्लिम है, या फिर नाथ संप्रदाय? अवधूत मत, इसके नाम से नाथ संप्रदाय विख्यात है। कौन है? नाथ संप्रदाय। आगे है, 63 महापुरुषों की कथा किस रचना में है? और इसका सही उत्तर होगा महापुराण। 63 महापुरुषों की कथा महापुराण में है और इसके रचयिता कौन है? पुष्पदंत हैं। जो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं और इन्हीं की रचना है ये महापुराण। इसमें 63 महापुरुषों की कथा वर्णित है। आगे है, योग संप्रदाय किसे कहा गया है? योग संप्रदाय कहा गया है बौद्ध धर्म को। किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म को। आगे है, योग मार्गी किसे कहा गया है? ये तो योग संप्रदाय था। अब योग मार्गी, योग के मार्ग पर चलने वाले, ये कौन है? और इसका सही उत्तर होगा नाथ। योग मार्गी नाथों को कहा गया है। देखिए, यदि आपको इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। आपको इन 30 प्रश्नों में से कितना आता है ये आप जान पाएंगे। आगे है, प्राण सांकली, आत्मबोध, एयावली रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों रचनाएं हैं, ये किसकी हैं हमें ये बताना है। यदि आपको पता है तो आप बता दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलिए मैं बताती हूँ। प्राण सांकली, आत्मबोध, एयावली, ये तीनों ही रचनाएं गोरखनाथ जी की हैं। किसकी हैं? गोरखनाथ की, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आगे है, खुमान रासो की भाषा कौन सी है? खुमान रासो, इसकी भाषा कौन सी है? सही उत्तर होगा डिंगल भाषा में लिखा था खुमान रासो। दलपत विजय ने 1729 ईस्वी में। कब लिखा था? 1729 में। और इसमें मेवाड़ के राजा जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। मेवाड़ के जो महाराजा जयसिंह थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है दलपत विजय ने खुमान रासो में, डिंगल भाषा में। अगला है, अनुभव मात्रा, ज्ञान तिलक, औन पंचमात्रा, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? बता दीजिए किसकी हैं तीनों रचनाएं? तीनों रचनाएं हैं गोरखनाथ। ये तीनों रचनाएं भी किसकी हैं? गोरखनाथ की। 3 पहले आ चुकी है, 3 ये हैं, इनको आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तीनों रचनाएं किसकी हैं? गोरखनाथ की। आगे है,
पहेली और मुकरी के लेखक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? जिसने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, इसके बारे में आपको पता है पहले से ही। कौन है ये? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने पहेलियां भी लिखी है, मुकरियां भी लिखी हैं, इसके रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे है, पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा है? पृथ्वीराज रासो, इसका उत्तर आप बता दीजिए, तब तक मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताती हूँ। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का क्या है? प्रथम महाकाव्य। इसके जो कवि है चंद्रबरदाई, वो प्रथम कवि माने जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के समय मित्र थे, ये उनके राज्य में रहे थे। इनने पृथ्वीराज जो रासो लिखा था ये अधूरा भी रह गया था, जिसे उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। इसका कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा है? चलिए बताती हूँ, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता जो इनका ये पक्ष है ये सर्वाधिक विवादित रहा है। अगला है, राहुल सांस्कृत्यायन के ने दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संकलित की हैं? राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा था दोहा कोश, इसमें किसकी रचनाएं संकलित है ये बताना है। और सही उत्तर होगा कौन सा होगा? सरहप्पा। सरहप्पा की जो कवि की रचनाएं संकलित हैं दोहा कोश में। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? ये क्या है? वीरता परक काव्य है, इसमें वीरता का वर्णन है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। और ये इनके कवि व मित्र चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। आदि गीतकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? आदि गीतकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति जी को आदि गीतकार के रूप में माना जाता है। अगला, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? ये आपको अवश्य पता है, इसको आप जल्दी से बता दीजिए। नाथ कितने हैं संख्या में? 9। कितने हैं? 9 है नाथ संख्या में। आगे है, सिद्धों की संख्या कितनी है? नाथ जो संख्या में 9 है, सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या बताई गई है कितनी? 84। सिद्ध की जो संख्या है वो 84 है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय, जिसे सर्ग कहते हैं, कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में? सही उत्तर होगा कौन सा? 68। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग, माफी चाहूंगी, क्या है? 69 सर्ग हैं। ठीक है, आगे देखिए। विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? विद्यापति जी ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं लिखी हैं और इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश या अवहट है। क्या है? अपभ्रंश या अवहट है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमें बताना है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। और सही उत्तर होगा पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण लिखा था, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है मिश्र बंधुओं ने। अगला देखिए। भारतेंदु के वेद की हिंसा न भवती से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु जी के जो नाटक है वेद की हिंसा न भवती से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अगला है, बोधगान ओ दोहा किसकी रचना है? बोधगान ओ दोहा ये रचना किसकी है? हमें ये बताना है। और सही उत्तर होगा हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जी ने लिखा था बोधगान ओ दोहा। आगे है, संदेश रासक में कहाँ की नायिका का विरह वर्णित है? और इसका सही उत्तर होगा कहाँ की नायिका का? सही उत्तर क्या है? पाटन। सही उत्तर क्या है? पाटन की नायिका का विरह वर्णित है। और इसमें मैंने बताया था आपको, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, अपभ्रंश भाषा में है।
और इसका समय 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के आसपास है। यहाँ विरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपने परदेशी पति को संदेश भेजती है और ये विप्रलम श्रृंगार का वर्णन है इस रचना में, संदेश राशक में। आज के लिए इस कड़ी में ये 30% यही समाप्त होते हैं। अगले 30% अगली कड़ी में लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को, इन प्रश्नों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप ऐसे ही देखते रहें, ऐसी मेरी कामना है, और अपने लक्ष्य में सफल रहें। धन्यवाद।